हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5। वो क्या है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप पहले मोटा मोटा सा थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद टेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। तो पहले ये समझिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन ये जो सर के अंदर है, और आपके पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे होता है स्पाइनल कोड। इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, और उससे आगे जब नर्व्स निकलते हैं, और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कोड है, इसके अंदर जो मतलब चीज़ पाई जाती है होता है नर्व। वो क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं, जिसको नर्व्स भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन या नर्व्स होते हैं, और ऐसे ही स्पाइनल कोड के अंदर भी क्या होते हैं? न्यूरॉन या नर्व्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो ब्रेन है वो तो बहुत सारा उसका फंक्शन है, लेकिन जो ये स्पाइनल कोड और जो नर्व्स होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, उनका काम होता है सिग्नलिंग का। यानी ये कि वहाँ से एक मैसेज को लेके किसी दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। वो यानी कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ब्रेन को कोई मैसेज भेजना रहता है किसी पार्ट तक, किसी मान लीजिए आपके दिल तक, आपके हार्ट तक या आपकी किडनी तक, कोई भी मैसेज भेजना है ब्रेन को, आपके हाथ तक भेजना है, तो वो किसके थ्रू भेजते हैं? वो न्यूरॉन का जो सिस्टम है, पूरा एक नेटवर्क पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो वो होते हैं न्यूरॉन, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इसमें आप पढ़ेंगे उन दवाओं के बारे में जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, यानी आपके ब्रेन पे और आपके स्पाइनल कोड पे जो काम करती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद जब यहाँ से आगे नर्व्स निकलते हैं तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे ये चैप्टर एक आ रहा है, वहाँ पर और डिटेल से आप पढ़ेंगे, और इसके बारे में पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे HAP के अंदर। ठीक, तो अब इस चैप्टर में के पढ़ेंगे क्या? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें एक दवा आएगी एक टाइप की एनेस्थेटिक्स। और आपने ये जान लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब ये जो दवाएं होंगी वो जाके उस सिस्टम पे काम करेंगी। क्या करेंगी? या तो उसको ब्लॉक कर देंगी या तो फिर उसको स्टिमुलेट करेंगी। ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए वहाँ से कोई मैसेज आ रहा है तो उस मैसेज को रोक देंगी, या इधर से कोई मैसेज जा रहा है आपके ब्रेन तक तो उसको रोक देंगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं कट लगाऊँ, मैं इसको यहाँ पे खूब तेज़ दबाऊँ, कोई मतलब वो चींटी कटाते हैं तो दर्द होता है ना, तो वो दर्द कैसे जाता है? न्यूरॉन उसको लेके आपके ब्रेन तक जाता है। लेकिन जो ये दवाएँ इस पर ऐसी हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक, मान लीजिए जब वो दवा आपको अगर दे दिया जाए तो वो न्यूरॉन को क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो न्यूरॉन है, उसके बीच में आके वो रुकावट बन जाएंगे, आगे वहाँ से सिग्नल जाने नहीं देंगे, तो आपके ब्रेन तक क्या है? वो इम्पल्सेस, वो मैसेज पहुँचता नहीं है, तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। समझ में आ गया? ऐसे ही कभी क्या करते हैं कि आपके ब्रेन को सुलाने का काम करते हुए आपको नींद आ जाती है। ऐसे ही कभी होता है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर दवा डाल दी जाए तो फिर आपको क्या होता है? पूरा बदन आपका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि अनकॉन्शियस हो गया। आपको मैं काट रहा हूँ, सर्जरी की जा रही है आपकी, यानी ऑपरेशन हो रहा है तो दर्द नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो दवा डाल देते हैं, तो वहाँ से मैसेज आना जाना बंद हो जाता है, इसलिए दर्द का एहसास नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग एनेस्थेटिक क्या होता है। Anesthetics are those drugs induce non-awareness of all sensation and loss of pain। ठीक है, तो एनेस्थेटिक्स क्या है? एनेस्थेटिक्स वो दवाएं हैं जो कि इंड्यूस करती हैं। इंड्यूस करने का मतलब ये है कि वो उसके अंदर वो चीज़ें पैदा कर देती हैं, या वो उसके अंदर डाल देती हैं, या ऐसा प्रभाव डालती हैं, ये समझ लीजिए। इंड्यूस क्या करती हैं? नॉन अवेयरनेस, यानी ये कि जब ये दवा आप खा लेते हैं तो आपके अंदर नॉन अवेयरनेस आ जाता है, वो इंड्यूस हो जाता है, यानी आपके अंदर वो आ जाता है, आपके अंदर दिखने लगता है। क्या? नॉन अवेयरनेस, यानी ये कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप जानें, और जब नॉन अवेयर हो जाएंगे तो मान लीजिए आप नॉन अवेयर हैं तो यहाँ पे खूब तेज़ आवाज़ आ रही है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैं अवेयर नहीं हूँ। ऐसे ही मान लीजिए एक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा वो फैली हुई है, कोई न्यूज़ तो जानते हैं, कोई खबर है, कोई न्यूज़ है, वो पूरे मतलब हर कोई जान रहा है लेकिन आप नहीं जान रहे हैं, तो कहेंगे कि आप नॉन अवेयर हैं। ऐसे ही आपको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है तो कहेंगे कि आप नॉन अवेयर हैं। आपको कोई उठा रहा है, कोई बैठा रहा है, आपका हाथ हिला रहा है इधर उधर, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप क्या है? नॉन अवेयर हैं। ठीक,
और क्या होता है नॉन अवेयर किससे होता है, सेंसेशन। जैसे कि मान लीजिए आप आग को छुएंगे तो एक सेंस मिलता है कि ये गर्म है, ठंडी चीज़ को छूते हैं तो एक सेंस मिलता है कि ये ठंडा है, समझ में आ रहा है। कांटा चुभाते हैं तो एक सेंस मिलता है, अरे कुछ चुभ रहा है तो दर्द होता है। तो वो सारे जितने भी सेंस हैं वो सब क्या होते हैं, उससे आप नॉन अवेयर हो जाते हैं, आपको कोई सेंस नहीं मिल पाता है, कोई एहसास किसी चीज़ का आपको नहीं होता है। और क्या होता है, लॉस ऑफ पेन, और आपको दर्द का एहसास भी नहीं रहता है, आप दर्द को भी क्या है उसमें भूल जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो ये होती हैं ऐसी दवाएं जो आपको क्या कर देती हैं, अनअवेयरनेस आपके अंदर पैदा कर देती हैं, या ये कि आपको नॉन कॉन्शियस कर देती हैं, अनकॉन्शियस कर देती हैं, यानी आपको कुछ पता नहीं रहता, बेहोश हो जाते हैं, समझ लीजिए, बेहोश या सुन्न कर देते हैं, जिसको अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि सुन्न कर देना, बेहोश कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुन्न की सुई अगर लगा दी गई तो आपको क्या होगा, हाथ में अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको खून दिखेगा बह रहा लेकिन दर्द नहीं होगा। तो ये होता है एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब ये किसी को एनेस्थेटिक दी जाती है, मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है किडनी के अंदर, किसी के स्टोन हो गया, पथरी हो गई है, उसको निकालना है, ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे कट करना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कट कर देते, बल्कि उसको क्या करते हैं, पहले उसकी बॉडी को सुन्न करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, ये जो सुन्न करते हैं, जो ये एनेस्थेटिक्स है, या इसको बोलते हैं हम लोग एनेस्थेसिया, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है जनरल, यानी पूरी बॉडी को क्या किया जाए, सुन्न कर दिया जाए, तो उसको बोलेंगे जनरल एनेस्थेसिया या एनेस्थेटिक। और अगर किसी एक पार्ट को, मान लीजिए हमारे दांतों में दर्द है और दांत उखाड़ना है, तो सिर्फ इस वाले एरिया को अगर अनकॉन्शियस कर रहे हैं या अनअवेयरनेस वहाँ पे ला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकल। ठीक है, अगर किसी एक छोटे से एरिया में किया जा रहा है, मान लीजिए हाथ को कर दिया, या इस हाथ को कर दिया, या मेरे पैर को सुन्न कर दिया, या मेरे मतलब मुंह को सुन्न कर दिया, तो ये होगा लोकल। अगर पूरी बॉडी को सुन्न कर दिया जा रहा है, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर दिया जा रहा है, या नॉन अवेयरनेस वहाँ पे इंड्यूस कर दिया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे जनरल। ठीक, तो अब जब हम किसी को मतलब एनेस्थेटिक दवा देते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत पूरी बॉडी उसको क्या होती है, सुन जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप वो दवा असर करती है, डॉक्टर देखता रहता है। और जब वो स्टेज में आ जाता है वो आदमी, वो पर्सन के हाँ जिसमें डॉक्टर को चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, अपना प्रोसीजर शुरू करता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, वो होता है एनाल्जेसिया। सबसे पहला स्टेज क्या है कि एनाल्जेसिया। इसमें क्या होता है, दिस स्टेज बिगिंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक। क्या है, दिस स्टेज बिगिंस with the administration of anesthetics and ends with the beginning of loss of consciousness, with the beginning of loss of consciousness। तो पहले स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में दवा दी जाती है, दिस स्टेज बिगिनस, यानी ये स्टेज वाला ये स्टेज शुरू होता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक, यानी एनेस्थेटिक जो दवा है उसके मतलब वो बॉडी के अंदर डाल दी जाती है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, लगाई जाती है, सुंघाई जाती है, ये कि बॉडी के अंदर वो पहुंचाई जाती है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर पहुंचा देना। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। और क्या होता है, एंड्स विद द बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि उसको सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, और जब कॉन्शियस लॉस हो जाएगा तो उसको किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि तो किसके साथ में एंड होता है पहला स्टेज के आदमी के अंदर कॉन्शियस, समझ लिए नॉन कॉन्शियस उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पहला स्टेज खत्म होता है। ठीक है, पहला स्टेज में क्या होगा कि पहले स्टेज में आपको इंजेक्शन लगाया गया, तो यहाँ से शुरुआत होती है, और आपको पूरे तरीके से आप कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, पूरी तरीके से बेहोश नहीं होते हैं, बल्कि उसकी क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। वही मतलब इसका बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज का नाम होता है डेलीरियम और एक्साइटमेंट, कोई सा भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब इस स्टेज में जहाँ पे ये वाला स्टेज खत्म हुआ था, वहाँ से ये दूसरा स्टेज शुरू होगा। तो क्या होगा, दिस स्टेज स्टार्ट्स विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दूसरा जो स्टेज है, दूसरा जो मतलब स्टेप है, उसमें क्या होता है, तो ये शुरू होता है किससे, कॉन्शियसनेस के लॉस के साथ, यानी कॉन्शियस उसका आदमी का ख़त्म हो जाता है, यानी उसका जो एहसास है वो ख़त्म हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, वो ख़त्म हो जाता है। अनकंट्रोल मूवमेंट, लॉस ऑफ आईलैश रिफ्लेक्स में स्लो। तो इसमें और क्या होता है कि मतलब कैसे पता चलेगा, तो उसका जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल हो जाता है, यानी हाथ पर उल्टा सीधा चलाने लगेगा, उसको पता नहीं चलेगा। अब
बेहोश होने का मतलब, उसमें अनकॉन्शियस होने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर काम नहीं करते हैं बिल्कुल, बल्कि उसको हाथ जैसे आदमी चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, तो बहुत सारी बातें उल्टी सीधी बोलने लग जाता है, जो नॉर्मल वो नहीं बोलेगा, हाथ पैर इधर उधर चलाएगा, इसलिए उसको बोला कि एक्साइटमेंट भी हो जाता है उसके अंदर आदमी। और क्या होता है, जो उसकी आई लैशेज हैं, जैसे ये पुतली हमारी, ये ऊपर वाला जो ये पलक है, ये अब बार बार हिलता रहता है, लेकिन उसमें अब क्या होगा, वो हिलना बंद हो जाएगा, ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये दूसरे स्टेप में होता है। तीसरा स्टेज क्या होता है, सर्जिकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। तीसरे स्टेज को क्या बोलते हैं, सर्जिकल एनेस्थेटिक। और सारे जो प्रोसीजर होते हैं, यानी जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, यानी जो भी चीरा फाड़ी होती है, जो ऑपरेशन होते हैं, वो कौन से उसमें होते हैं, तीसरे स्टेज के अंदर वो किए जाते हैं। तो दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियस एंड पैरालिसिस ऑफ रिफ्लेक्स। तो इस स्टेज में क्या होता है, अनकॉन्शियस शुरू हो जाता है, यानी बिल्कुल आदमी अब इसमें, पहले तो कॉन्शियस था, लेकिन अब क्या हो जाता है, अभी कॉन्शियस की शुरुआत मतलब हो रही थी ख़त्म होने की, यानी कॉन्शियस उसका जो था, उसका जो होश था वो उसमें ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन ये जब स्टेज शुरू होता है तो उसमें आदमी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है, अनअवेयर हो जाता है, उसको कुछ एहसास बाकी नहीं रहता है, कोई सेंस बाकी नहीं रहता है उसका, ठीक। और क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है रिफ्लेक्सेस का, यानी अब रिफ्लेक्स आने जाने बंद हो जाते हैं। मैंने बताया कि जो नर्व्स होते हैं वो क्या कुछ मैसेज लेके आते हैं, पैगाम लेके आते हैं, और पूरी मतलब तो उसी से दर्द का एहसास होता है, तो उसको रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, इम्पल्सेस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं, तो कुछ भी समझ लीजिए। तो वो आने जाने अब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पैरालिसिस हो गया, ठीक है। और क्या होता है, दी पेशेंट शो कंप्लीट कामनेस। और जो पेशेंट है या जो बीमार है जिसको एनेस्थेटिक दवा दी गई है, वो क्या होता है, कंप्लीट कामनेस शो करने लगता है, यानी बिल्कुल अब वो शांत हो जाता है, ठीक। और क्या होता है, पल्स गोज स्लो। और जो उसका पल्स है, जो नब्ज है, वो क्या होता है, थोड़ा सा नब्ज उसका स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और क्या होता है, रेस्पिरेशन इज़ फुल। और जो सांस लेने वाला जो प्रक्रिया जिसको रिस्पायरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, तो वो क्या होता है, पूरा जैसे था वो ऐसे ही रहता है, वो कम नहीं होता है, ठीक। और क्या होता है, एंड जैसे वो था वो फुल रहता है और रेगुलर रहता है। एंड पुपिल्स बिकम कंस्ट्रक्टेड। और जो पुपिल है, हमारी आँख की जो आइरिस है, पुतली जिसको बोलते हैं, जो आँख की पुतली है, वो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है इस वाले स्टेज में। ऑल दी सर्जिकल प्रोसीजर आर डन इन दिस स्टेज। और इसी स्टेज के अंदर क्या होता है, सारे प्रोसीजर होते हैं सर्जिकल। यानी सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब ये कि जो भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं, चीरा फाड़ी जो कुछ भी होता है, वो सब किस में होता है, इस तीसरी स्टेज के अंदर होता है। ये याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब चौथा स्टेज क्या है, चौथा स्टेज है कि इससे बचना चाहिए, इसको बोलते हैं मेडुलरी पैरालिसिस। इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पैरालिसिस। मेडुला भी पढ़े होंगे, ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, तो वो पूरा क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। तो इन दिस स्टेज शुड बी अवॉइडेड। दिस स्टेज, इस स्टेज को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यानी इससे बचना चाहिए। यानी ये कि इतनी दवा ना दी जाए कि ये वाला स्टेज आ जाए। उसमें जो दवा देते हैं, ये नहीं कि सारी दवा एकदम से इंड्यूस कर देते हैं, बल्कि थोड़ी थोड़ी दवा देते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या जो कंडीशन चाहिए वो हो गई, तो वहीं पर दवा रोक देते हैं। तो अगर देखते हैं कि जिस कंडीशन को हम लोग चाह रहे हैं, यानी तीसरा वाला स्टेज अगर नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी और दवा देते हैं। फिर देखते हैं कि वो तीसरा स्टेज हो गया, अगर नहीं आता तो फिर थोड़ी सी दे देते हैं। और जब लगता है कि हाँ अब ये मतलब हमको जो स्टेज चाहिए वो आ गया है, तो अब उसको दवा को अब नहीं देंगे। अगर ज़्यादा आपने दवा दे दी और तो फिर क्या हो जाएगा, चौथे स्टेज में आ जाएगा वो पेशेंट। तो ये क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इस वाले स्टेज से बचना चाहिए, बहुत ख़तरनाक होता है। इट स्टार्ट्स विद रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, यानी सांस लेना भी उसका बंद हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है, एंड्स विद द कार्डियक फेलियर। और हार्ट अटैक उसको आ जाता है, कार्ड उसका जो मतलब हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है उसका। और फिर क्या होता है, लास्ट में डेथ हो जाती है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ये जो दवाएं हैं, जो ड्रग्स एनेस्थेटिक, उनकी क्लासिफिकेशन। क्योंकि आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन भी पूछा है, तो एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन क्या है। एनेस्थेटिक आप जान गए हैं कि वो दवाएं जो मतलब आदमी को अनकॉन्शियस करने के लिए या अनअवेयर करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, उनको एनेस्थेटिक बोलते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, इन्हेलेशन एनेस्थेटिक। इन्हेलेशन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ऐसे सूंघ लेते हैं, इन्हेल कर लेते हैं, चाहे वो माउथ के रास्ते से हो या नाक के रास्ते से हो, लेकिन ज़्यादा नाक ही के रास्ते से किया जाता है इन्हेल। तो उसका असर क्या आपके ब्रेन तक पहुंचता है, स्पाइनल कोड तक पहुंचता है, या ये कि आपके ब्लड में पहुंच के फिर वहाँ तक पहुंच जाता है वो। तो पहला वाला इन्हेलेशन क्या है,
तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, इन्हेलेशन एनेस्थेटिक, यानी यहाँ दवा किस किस तरीके की आती है। तो एक दवा आती है जो इन्हेलेशन वाली होती है, यानी उसको इन्हेल किया जाता है, ठीक है। तो दिस सब्सटेंस आर आइदर वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेज। तो जो इन्हेलेशन एनेस्थेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वोलेटाइल होते हैं, लिक्विड होते हैं, या गैस होते हैं। गैस तो आप समझ रहे हैं कि उड़ जाता है। वोलेटाइल क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड भी ऐसे होते हैं कि अगर उनको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वो भी क्या होते हैं, भाप बन के उड़ने लग जाते हैं। तो वो इस रास्ते से दिए जाते हैं, या तो फिर गैसेज दिए जाते हैं। जैसे गैस में आप जानते हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, अभी पीछे आपने पढ़ा कि उसको सूंघा दिया जाए तो आप क्या होंगे, धीरे धीरे बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। आपका काम करना सारे चीज़ें बंद कर देंगी धीरे धीरे। तो इसका इन्हेलेशन एनेस्थेटिक के एग्जांपल क्या है, जैसे कि एनफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, और भी आप दे सकते हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और दूसरा क्या है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। एक तो हो गया इन्हेलेशन एनेस्थेटिक, दूसरा क्या है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। दीज आर दी एडमिनिस्टर इनटू ब्लड सर्कुलेशन। तो ये वाला क्या किया जाता है, इन्हेल किया जाता था, यानी नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से सूंघा दिया जाता था। और इसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे थियोपेंटल सोडियम या प्रोपोफोल, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके चैप्टर में दिए, मतलब आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल्स दीजिए, यानी उन दवाओं के नाम बताइए जो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होती हैं। तो आपने 2-3 नाम पढ़ लिए, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है, इसलिए कि पूछता है कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ एनेस्थेटिक, तो आपको यही लिखना है, इसलिए कि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, थियोपेंटल सोडियम, दूसरा क्या, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, और तीसरा क्या, प्रोपोफोल। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो थियोपेंटल सोडियम क्या है, तो थियोपेंटल सोडियम के बारे में क्या, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली फॉर प्रोड्यूसिंग जनरल एनेस्थेसिया फॉर शॉर्ट टर्म। आप इसमें एक सेंटेंस और बढ़ा सकते हैं शुरू में कि क्या है कि थियोपेंटल सोडियम इज़ अ टाइप ऑफ एनेस्थेटिक। सोडियम ये क्या कहते हैं, थियोपेंटल सोडियम ये एक तरीके का क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट है, यानी एनेस्थेसिया करने के लिए या अनअवेयरनेस करने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद आगे यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको इंट्रावेनसली क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। या तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ क्या होता है, ये एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब होता है जो नस के अंदर जो दवाएं लगाई जाती हैं, नस के अंदर जिनको इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है उनको बोलते हैं इंट्रावेनस। वेनस का मतलब नस हो गया, और इंट्रा मतलब उसके अंदर, ठीक। तो ये जो है थियोपेंटल सोडियम है, ये क्या होता है, इंट्रावेनस के ज़रिए से क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी लगाया जाता है बॉडी के अंदर। क्या करने के लिए, जनरल एनेस्थेसिया के लिए। जनरल एनेस्थेसिया मतलब पूरी बॉडी को सुन्न करने के लिए लगाया जाता है। फॉर शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, यानी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, बल्कि 10 मिनट 15 मिनट इस टाइप के लिए ये क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब इसमें क्या देखना है, इसके यूजेस देखना आपको। तो जो इसका यहाँ पे आप जान रहे हैं कि जब एनेस्थेटिक है तो एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होगा ये। तो इट इज़ यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट, ये एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, छोटे समय के लिए, मतलब छोटा समय कितना, 10 से 15 मिनट के लिए यूज़ होता है ये। 10-15 मिनट के लिए किसी को बेहोश करना है, उसके बॉडी को सुन्न करना है, तो ये दे देंगे थियोपेंटल सोडियम। अब इसकी स्टेबिलिटी पूछता है कि मतलब इसको कैसे स्टोर किया जाए, कितने टेम्परेचर पे ये क्या है स्टेबल रह सकता है, मतलब कितने टेम्परेचर पे इसको रखा जाए तो ख़राब नहीं होगा। तो क्या है स्टेबिलिटी इसकी, तो इट शुड बी स्टोर्ड एट 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको क्या करना है, 22 डिग्री यानी 22 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन यानी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में कई बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस किस टाइप के। तो इसका इंजेक्शन आता है, पाउडर इसका बनाया जाता है, और क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है इसका, ठीक है। अब इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो जैसे कि पेंटोथल, एनेस्थल या पेंटोन, इनमें से 2 याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड भी क्या एक तरीके का एनेस्थेटिक एजेंट है, तो आप वो लिख देंगे इसमें, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो इसका लिक्विड सॉल्यूशन आता है। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो केटालार आता है, केटमीन आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा था 2021-22 के एग्जाम में कि केटमीन किस ड्रग का पॉपुलर ब्रांड नेम है, किस ड्रग का पॉपुलर ब्रांड नेम है। तो आप लिखेंगे इसमें क्या है, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है, समझ में आ रहा है। तो अब ये केटमीन क्या है, तो किसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का। ऐसे ही स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, तो इट शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8
डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या करना है, इसको टेम्परेचर में रखना है, यानी फ्रीज में इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर तो आपका 20, 22, 25 के ऊपर ही रहता है, तो इसको किस में रखना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर यानी फ्रीज के अंदर रखना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसका यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन वेरियस डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर। ये कह रहे हैं कि ये एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता है बहुत सारे डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर। डायग्नोस्टिक मतलब कोई चेकअप वगैरह करना है तो बॉडी को मान लीजिए अगर सुन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें भी यूज़ होता है। और क्या होता है सर्जिकल प्रोसीजर में, यानी कि कोई ऑपरेशन वगैरह करना है, कोई चीरा फाड़ी करनी है, सर्जरी करनी है तो उसमें यूज़ होता है। अब तीसरा क्या है, प्रोपोफॉल। तो प्रोपोफॉल भी क्या एक तरीके का एनेस्थेटिक है। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, इट इज़ ए टाइप ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिख लीजिए, इट इज़ ए टाइप ऑफ हिप्नोटिक एजेंट। ये एक तरीके का क्या हिप्नोटिक एजेंट है। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली टू प्रोड्यूस या टू इंड्यूस भी कह सकते हैं, टू इंड्यूस सिडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट। और ये इंट्रावेनसली लगाया जाता है सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, इंट्रावेनसली आप जानते हैं नस के अंदर लगाया जाए। अब ये सिडेटिव और हिप्नोटिक क्या होता है, सिडेटिव का मतलब होता है जो आपको सुलाने वाली दवाएं दी जाती हैं। सपोज दैट मान लीजिए किसी को अगर सुन्न किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको दिखाया जाता, बल्कि उसको नींद की दवा भी दे दी जाती है ताकि वो सो जाए, उसका बदन भी सुन्न कर दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, नींद की दवा देके सुला भी दिया जाता है। तब उसके बाद उसका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। तो सुन्न करने के लिए दवाएँ जो दी जा रही थी, जैसे कि हमने देखा थियोपेंटल सोडियम हो गया, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक, लेकिन अगर आपको सुलाना वगैरह है तो उसमें दवा ये दे देंगे क्या, प्रोपोफॉल। ये क्या सिडेटिव की तरह काम करता है। सिडेटिव देंगे उसको तो वो क्या करेगा, सो जाएगा, नींद आ जाएगी उसको। और हिप्नोटिक क्या होता है, अब ये समझिए सिडेटिव और हिप्नोटिक दोनों दवाएं एक ही होती हैं। सिडेटिव और हिप्नोटिक दोनों एक दवाएं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है, जैसे कि मान लीजिए मुझे 6 घंटे नींद आती है, मैं आराम से रोज़ाना 6 घंटे सो जाता हूं, लेकिन किसी बीमारी की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मेरे पैसे खो गए, तो अब मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मुझे नींद दिलाने के लिए 6 घंटा सुलाने के लिए, ताकि मैं 6 घंटा सो जाऊँ, अब दवा मुझे दी जाएगी तो उसको बोलेंगे सिडेटिव। यानी इतनी छोटी सी, मान लीजिए मतलब इतना मुझे डोज दिया जाएगा, मान लीजिए 5 mg 10 mg दे रहे हैं ताकि मैं आराम से सो जाऊं 6 घंटे। लेकिन मान लीजिए मुझे ऑपरेशन करना है और मुझे 10 घंटा सुलाना है, तो अब उसी डोज को 5 की जगह मुझे 10 mg दे दिया जाएगा, तो मैं 6 घंटे की जगह 5 घंटे की जगह अब 10 घंटा 12 घंटा सो रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, हिप्नोटिक। ठीक है, यानी सिडेटिव वाली डोज को अगर बढ़ा दिया जाए, यानी खूब ज़्यादा आदमी को सुलाया जाए लंबे समय तक, तो उसको बोलते हैं हिप्नोटिक। और थोड़े समय के लिए जो नॉर्मल नींद थी वो नहीं आ रही थी, वो इंड्यूस करने के लिए अगर दवा दी जाती है उसको बोलते हैं सिडेटिव। ठीक, अब देखते हैं इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। तो इंजेक्शन आता है इसका, और क्या आता है, सस्पेंशन आता है। ठीक, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, तो डिप्रीवेन आता है। क्या, डिप्रीवेन या प्रोपोवेन, डिप्रीवेन या प्रोपोवेन। स्टेबिलिटी इसकी और स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इट शुड बी स्टोर्ड एट 4 to 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या करेंगे, 4 से 22 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी इसको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में नहीं रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो इट स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये जो ब्रेन को क्या करता है, सुला देता है। यानी नींद ले आएगा, तो जब ब्रेन को सुलाएगा तो फिर आदमी को नींद आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये स्लो डाउन कर देता है ब्रेन की एक्टिविटी को और नर्वस सिस्टम के, यानी जो हमारा मतलब ब्रेन वाला सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, यानी उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, और आदमी को क्या होता है, फिर नींद आने लग जाती है। ठीक, दूसरा क्या होता है, इट इंट्रोड्यूस या इंड्यूस कर लीजिए इसको, इट इंड्यूस सिडेशन इफेक्ट एंड कीप अस्लीप ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या करता है, सिडेशन प्रोड्यूस कर देता है या इंड्यूस कर देता है। सिडेशन मैंने बताया कि नींद ला देता है, तो ये क्या करता है, नींद लाता है आदमी को, और फिर क्या रखता है, आदमी को सुलाए रखता है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, मतलब उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो उस बीच में उसको सुलाए रखता है, आदमी आराम से सोता रहता है, तो ये करता है ये। तीसरा क्या, इट इज़ यूज्ड एज सिडेटिव एजेंट इन क्रिटिकल कंडीशन। ये कोई क्रिटिकल कंडीशन होता है उसमें भी सिडेटिव के तौर पे यूज़ होता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है, उसका ऑपरेशन वगैरह करना है, उसका पट्टी वगैरह बांधना है, तो हाथ पैर चला रहा है बहुत ज़्यादा इधर उधर,
तो क्या करेंगे, उसको ये दवा दे देंगे तो उसको नींद आ जाएगी, वो सो जाएगा। फिर उसका जो भी आपको उसकी एक तो दर्द नहीं होगा उसको, और दूसरे ये कि आप उसका जो भी मरहम पट्टी करना, जो भी करना वो आराम से कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक आपका पूरा हो गया, क्या है, एनेस्थेटिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और भी आप बहुत सारे फ़ायदे वहाँ से पा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।